नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, देखिए यहां पर जिस तरह से बड़े स्तर पर एक अलग तस्वीर नजर आती है। बड़े बड़े दावे यहां की सरकार, यहां के सेनाध्यक्ष करते हैं। सेना पर तो लंबा चौड़ा खर्च हो जाता है, लेकिन यहाँ की आवाम को क्या मिलता है? आवाम को मिलता है खाली कटोरा। जी हाँ, खबरें ये हैं कि यहाँ के हुक्मरान विदेशों में बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन जनता पाकिस्तान की दाने दाने को मोहताज है। अब पाकिस्तान पर आईएमएफ समेत कई संस्थाओं का कर्ज है। यहाँ तक कि भारत ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया है 300 करोड़ रुपए का। दरअसल जब 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से, भारत से जब अलग हुआ, यानी कि बंटवारे का जब वक्त था, दोनों देशों के बीच में समझौते हुए। भारत के बजट दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान पर अभी भी भारत का 300 करोड़ रुपए उस समय का बकाया है। 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान चुका नहीं पाया और मुझे लगता है कि वो चुका भी नहीं पाएगा जिस तरह से उसके हालात हैं। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था से देश में महंगाई चरम पर है और अब इस बीच कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बूस्टर डोज देने की कोशिश की है। खबरें हैं कि विश्व बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 700 करोड़ डॉलर यानी 6,270 करोड़ रुपए का लोन देने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि कर्ज की इस राशि में से 10 करोड़ डॉलर जो है वो दक्षिण सिंध प्रांत के कार्यक्रम पर खर्च किया जाना है, जबकि 60 करोड़ डॉलर का जो केंद्रीय कार्यक्रम है वो उसमें एक तरह से उसमें यूटिलाइज होना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है, पाकिस्तान एक और कर्ज में डूब गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना की ऐश नजर आती है। अगर पाकिस्तान सरकार की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की सेना का बजट इस दौरान बढ़ा दिया गया। साल 2025-26 के लिए पाकिस्तान सरकार ने सेना का बजट बढ़ाया था। सरकार की ओर से रक्षा बजट के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई, जो साल 2024-25 के मुकाबले 20% ज्यादा रही। इतना ही नहीं, बल्कि हथियारों की खरीद के लिए भी तय बजट में 21% की बढ़ोतरी की गई। और सबसे खास बात तो ये कि बड़े हथियारों, मिसाइल कार्यक्रमों के लिए अलग से बजट का आवंटन होना है। और उसमें भी एक और बड़ी बात यह कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होने वालों जो तमाम व्यवस्थाएं, उनमें कटौती कर दी। समझिए कि यहाँ पर बड़े हथियार, मिसाइल कार्यक्रम, और इसे भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर आईएसआई के माध्यम से जो अलग अलग कई ऐसे प्रॉक्सीज क्रिएट किए गए, आतंकी संगठन, मरकज, उनके लिए बजट का आवंटन किया गया, उन्हें बढ़ा दिया गया। लेकिन जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए किसी भी मुल्क के लिए, वहाँ की सरकार स्वास्थ्य पे फोकस करती है, शिक्षा पर फोकस करती है, वो पूरी तरह से शून्य यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि उनके खर्चों में कटौती कर दी गई। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान कर्ज के दलदल में डूब चुका है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान और सैन्य अधिकारियों को इसकी कोई फिक्र नहीं। और अब वर्ल्ड बैंक एक और नया, जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जाए कि कर्ज दे रहा है। कुछ समय पहले भी ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहाँ पर पाकिस्तान पीने के पानी के लिए भी कर्ज ले रहा है दूसरे मुल्कों से। अब समझ सकते हैं, एक के बाद एक कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, लेकिन चुकाएंगे कैसे? क्या इसका कोई रोड मैप है? कोई जानकारी नहीं। और जो कर्ज मिलता है, क्या पाकिस्तान की आवाम को उसका फायदा होता है? अगर उसकी बात की जाए तो वो भी हैरान कर देने वाली बात है। आपको याद होगा कुछ समय पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान से भेजे गए जो भिखारी हैं, उन्हें निकालकर वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिक जो सुविधाएं हैं, आटे, दाल, चावल, चीनी, सब्जी, उनके दाम इतने ज्यादा हैं। यहाँ पर गैस की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, आटे के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। यानी किचन तो पूरी तरह से बर्बाद होता ही है, जो बाकी जो सुविधाएं हैं, या अगर हेल्थ की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो वो भी पूरी तरह से बर्बाद है। अब ऐसे में बड़े सवाल जो खड़े होते हैं, क्या शाहबाज सरकार की नीतियों की वजह से एक और नया कर्ज पाकिस्तान को लेना पड़ा और कर्ज बढ़ रहा है शाहबाज सरकार की नीतियों की वजह से? क्या पाक हुक्मरानों की जो फिजूल खर्ची है उसके कारण उधार बढ़ रहा है? क्या पाक सरकार सेना के खर्चों पर लगाम नहीं लगा पा रही? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि भारत का भी जो पैसा उधार के रूप में पाकिस्तान ने लिया वो कब चुकाएगा पाकिस्तान। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह इस दौरान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और भी खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, खासतौर से अगर एक और बजट पाकिस्तान का इस रूप में नजर आता है, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, पाकिस्तान 2025 में भी कर्ज में जाते जाते होता हुआ नजर आता है, वजह क्या है सर? आखिर इतना कर्ज मिलता है, हर बार बेल आउट मिलता है, IMF से, दूसरे मुल्कों से सहायता मिलती है, लेकिन वहां पर भी अभी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने नैना जी, बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया, स्टडी की। कारण उसका ये है कि देखिए 1960 तक जो भारत का और पाकिस्तान का जीडीपी बराबर थी, उसके बाद में वहां पर ज्यादातर सेना का कंट्रोल रहा है। तो जब से सेना का कंट्रोल रहा है तो उनकी जो हालात हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती गई। कारण उसका ये है कि वहां पे सारा जो पैसा है जो भी मिलता है गवर्नमेंट का, सब सेना, ये नहीं कि सेना कुछ बढ़ाने में लगाती है, वो अपने घरों में भरती है, उनके जनरल बिजनेस करते हैं और वो अपना पैसा बाहर भेज देते हैं और बाहर भेज करके वहां पर जाके जितने भी रिटायर्ड जनरल हैं बाहर चले जाते हैं। सर्विंग जनरल जो हैं, जैसे अभी मुनीर को ले लो तो उसने अपने जो घर बनाए हुए हैं, आप न्यू जर्सी में ले लीजिए, इंग्लैंड में ले लीजिए। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अपनी वाइफ को और बच्चों को उन्होंने लंदन और न्यू जर्सी में भेज दिया। तो इस प्रकार से जो डरा डरा करके पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत का डर दिखा करके वहां की सेना को जो है इतना जो पैसा खर्च करती है, और वो सारा पैसा सेना के लिए भी नहीं जाता। अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वहां के जो जवान हैं उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, और इनके जो है गाड़ियों में एक्सरसाइज करने तक के लिए भी जो पेट्रोल नहीं है। जब भारत से ने आक्रमण किया था तो उस समय इन्होंने जो अपने जो इनके फौजियों ने अपने गोला जो है वो यूक्रेन को भी बेच दिया था, और उनके पास 2 दिन तक का भी गोला बारूद नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब इतना करप्शन है पाकिस्तान की फौज के अंदर, तो बजट तो खराब होगा ही। कोई जो इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। जब इनके बिजनेसमैन ने ये कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध करिए, उनके साथ बिजनेस करने में हमें फायदा रहता है, तो इन्होंने नहीं किया। इसी प्रकार से इनके जो सारे, जब भारत से इन्होंने नाता खराब किया हुआ है तो इनके यहाँ टमाटर 150-200 रुपए किले तक पहुंच रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें किसी नेशन का इंटरेस्ट हो। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं बहुत सारे, जिसमें आरजू काजमी है, कंवर चीमा है, ये आकर के इस बात का सरेआम कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो हुक्मरान है या जो वहाँ की फौज है उनका देश के अंदर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए है, वो चिंता करते ही नहीं गवर्नमेंट की। जब कोई किसी तरह की कोई बात होती है तो भारत की तरफ ध्यान भटका देते हैं। और जो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो बजट ये सेना के लिए रखते हैं उसमें तो कुछ जो आतंकवादियों को दे देते हैं। आतंकवादियों को इसलिए देते हैं कि इनकी फौज एक निकम्मी अनप्रोफेशनल फौज है जो लड़ाई नहीं करती थी, और ये प्रॉक्सी वार लड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। और अब जो है IMF ने जो इस बार लोन दिया है, इनको कहा है कि आप अपने जितने भी ये गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज हैं या एसेट्स हैं उनको बेचिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो एक नेशनल एयरलाइंस है उसको भी बेचा जा रहा है। तो इन जी सबको जी। देखते हुए अब धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी जमीन बेच देगा, कुछ तो कर्ज में जो ये अपनी जमीन और उनका सबका सौदा करता जाएगा। तो ये कंगाल देश है बिल्कुल। जो है इनकी कंगाली इसलिए है कि नियत में खराबी है, जैसा आपने कहा। सर 300 यही सबसे 300 इम्पोर्टेंट बात है जो आपने आखिर में एक बात कही ना, नियत में खराबी। और यही नियत की खराबी जो है वहां के हम देखते हैं, जो हुक्मरान है नेता, वो तो विदेशों में लंदन को अपना सेफ हेवन बना लेते हैं, विदेशों में अपनी संपत्ति पे संपत्ति जोड़ते चले जाते हैं, अधिकारियों पर यहाँ पर। और तभी यही वजह है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं। लेकिन और इतनी बार IMF से, इतनी बार बेल मिलने के बाद में, बेल आउट मिलने के बाद में भी यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता कैसे त्राहिमाम करे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। निपुण आलम बायन जी भी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। निपुण जी, आपसे जरा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, रीजन जरा समझाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2025 जाते जाते पाकिस्तान इस लिहाज से तो बड़ा ये खुश हो रहा होगा कि भाई उसे और पैसे मिलने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन इसके साथ में एक और कर्ज की गर्त में पाकिस्तान जाता हुआ नजर आता है। हाँ देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही। और अभी मैं बंसल जी को सुन रहा था, बिल्कुल वो सही बात कही। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, उसको बोलना चाहें, तो हम ये कहेंगे जब किसी कंट्री की पॉलिटिकली
अनस्टेबिलिटी आती है तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी को क्या करती है, क्रिएट करती है। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। मैं एक बात इसमें कहूंगा, अगर आप भारत को भी देखें, जब भारत में अलायंस गवर्नमेंट का और अनस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ था तो आपको देखने को मिला कि भारत में कोई भी ग्रोथ किसी भी तरह की वो आपको डिक्लाइन दिखाई दी। भारत ने अपनी कमियों को पहचाना और एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट देना शुरू किया, और साथ ही पार्टियों के बीच में चाहे अलायंस के थ्रू और चाहे आपका वन पार्टी रूल, ये हमने बनाने का प्रयास किया। लेकिन पाकिस्तान की विडंबना ये रही नैना जी कि वो आज तक क्या नहीं कर पाया, अपने को एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट नहीं दे पाया, 5 साल का पीएम नहीं दे पाया। 1960 तक ग्रोथ रही, उसके बाद उसकी ग्रोथ ही नहीं रही है, 2% भी आज उसकी ग्रोथ नहीं है। अब जो उसको आईएमएफ फंड दे रहा है वो 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फंड देना था, जो किस्तों में दिया जा रहा है। स्थिति बिल्कुल सही है, आपने जो बात कही है उसी में मैं आता हूँ कि ऑफिस की बात करें। जो बड़ी बड़ी कंपनी छोड़िए, छोटी छोटी कंपनियां जो हैं आज पाकिस्तान को छोड़कर निकल रही है। हम लोग एक जिलेट यूज करते हैं, जिलेट का शेविंग क्रीम यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, ब्लेड यूज करते हैं, उस तक की कंपनी वहां पे छोड़ दे रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, देखिए ये बहुत सिंबॉलिक चीजें होती हैं। इसका मतलब मिडिल क्लास जो है वहां पर वो नहीं रही है। मिडिल क्लास भी क्या हो रही है कि लो इनकम पे आ गई है, इसलिए वो उस प्रकार की प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रही और ऐसी कंपनी निकल रही है। कई देशों ने, यूरोप के कई देशों ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी है पाकिस्तान के अंदर। क्यों कर दी है कि यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, यहाँ से कुछ पैसा रुपया निकलना नहीं है, लॉस हो रहे हैं, बंद करो, निकलो यहाँ से। तो जब ऐसे हालात होंगे तो ऐसे हालात में क्या होगा, ऐसे हालात में ये होगा कि जो इनके एसेट है ये उसको सेल करेंगे। सेल करने का क्रम अवश्य नहीं इमरान खान के दौर से शुरू हो गया था। इमरान खान के पीरियड में पुरानी कार बेचनी शुरू की, इन्होंने अपने गधे बेचने शुरू किए, और भी बहुत सारी इन्होंने संपत्ति। आप सोचिए मुनीर क्या गए थे लेकर अमेरिका के सामने, आपने वो तस्वीर देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर रहे थे कि देखिए ये हमारा पोर्ट है, इसको आप ले सकते हैं, ये हमारी सेना है, इसको हम जैसा आप कहोगे गाजा में भेजो, हमास को पीटो, हम आपके साथ चलेंगे, हम जाएंगे। आप बोलिए हमारी सेना 6 लाख की है, वो किराए के हमने बना दिया क्योंकि हमारे पास अब सेना को चलाने का पैसा नहीं है। गल्फ के कई देशों ने आज पाकिस्तान के साथ में आपका क्या किया, डील की है, यानी कि डिफेंस एग्रीमेंट किया है। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर में सऊदी के साथ हो चुका था ना, अफगानिस्तान के साथ जब वॉर हो रहा था तो अफगानिस्तान के वॉर से पहले सऊदी के साथ इनका डिफेंस पैक्ट हो चुका था, लेकिन सऊदी का कोई स्टेटमेंट अफगानिस्तान के मामले में नहीं आया। इनकी किराए की सेना बन चुकी है, उससे अपने सिस्टम को चला रहे हैं। तो यही अब क्या होगा कि ये सारे अभी देखिए, मैं पाकिस्तान को बहुत सिंपल डिफाइन करूं तो पाकिस्तान हो चुका है बिकवाली कंडीशन पर, और वहां पर एक होड़ मचने वाली है अमेरिका चीन में कि कौन ज्यादा से ज्यादा खरीद ले। ये खुद ऑफर करेंगे, अपना पोर्ट ऑफर कर रहे हैं ग्वादर के पास में अमेरिका को, प्लीज ये पोर्ट खरीद लीजिए। नहीं, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि निपुण जी ये भी एक बात गौर करने वाली है कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार नस नस में है, जर्रे जर्रे में है अगर जिस रूप में देखा जाए। और खुद आईएमएफ की तरफ से जब जब बेलआउट मिला और हर बार इस बात का जिक्र भी किया गया कि उस पैसे का इस्तेमाल आपको सही रूप में करना है, भ्रष्टाचार में नहीं। लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह कि अभी भी इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि जिस देश को भ्रष्टाचार हमेशा आईएमएफ की तरफ से कहा गया जिस रिपोर्ट में, उसी को वर्ल्ड बैंक, उसी को आईएमएफ एक बार फिर से कर्ज पे कर्जा दे देता है। ये एक नियत की बात हो जाती है ना। और यही बात इसी सवाल के साथ में मैं रुक करना चाह रही हूँ आलिशा का। आलिशा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर बार पैसा मिलता है, जाता कहाँ है? वहां की जनता तो अभी भी 700 रुपए किलो जब टमाटर लेने पर मजबूर है, आटा वहां पर लोगों को मयस्सर नहीं हो पाता, पानी तक के लिए कर्जा जब लेना पड़ता है, तो इतना पैसा, ऐसा तो लग रहा था कि भाई दोनों हाथों से पैसा आ रहा है, वो जाता कहाँ है? और इस कि पाकिस्तान जब करते रहे हैं अली शाह, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराती हूँ, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन निपुण जी कुछ बात कह रहे थे अपनी, इस बात को पूरी कर सकते हैं जी। मैंने जी जो आपने कहा कि वो फंड्स आ रहे हैं, जाते कहाँ पर हैं। एक तो बंसल जी ने कहा था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को, मैं हम ऐसे ही नहीं बोल रहे थे कि हम तो जो बात बोलेंगे प्रमाणों से बोलेंगे। प्रमाण ये है
कि जब हमने पाकिस्तान को FATF की लिस्ट की ग्रे लिस्ट में डराया, आप मुझे याद करके बताइए क्या कोई भी एक आपको आतंकवादी गतिविधि भारत में होने को मिली? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे इनको फंड्स मिले, फंड्स मिलते ही ये फिर दोबारा से जैसे इनको ग्रे लिस्ट से निकाला गया, फंड की पहली किस्त आई, तत्काल आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाकिस्तान उस पैसे का पहला क्या करता है। दूसरा, जनता को पैसा नहीं जा रहा है। वो पैसा क्या है कि इनके पास जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं, उसको अभी मैं एक अखबार की, जो उनका एक अखबार है बड़ा फेमस, नाम है डॉन, उसकी रिपोर्ट पढ़ा था। उसमें ये था कि जो सरकारी इनके अधिकारी हैं उनकी भी सैलरी देने के वहां पैसा नहीं है। तो जो IMF पैसा दे रहा है वो पैसा सैलरी में चला जाता है। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन में अंतर होता है। IMF जो देता है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक का। वर्ल्ड बैंक देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें 30 साल तक का लोन देता है। IMF का जो पेमेंट देने का तरीका है वो बैलेंस से पेमेंट को देने का है। जैसे पाकिस्तान ने किसी देश से कुछ खरीदा, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस पेमेंट को करने के लिए, ताकि देश चलता रहे, बस इतना ही। तो वो जनता के लिए पैसा जा ही नहीं रहा है। जनता तो वही आटे के लिए संघर्ष कर रही है। आप सोचिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले UNO की संस्था में नाम मिस कर रहा हूँ, उसका एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। उनका कहना ये था कि 2026 तक कंडीशन पाकिस्तान की ये होगी कि उनकी 74% आबादी भुखमरी की कगार पर होगी, हंगरनेस की शिकार होगी। 74% आबादी, जी आप सोच सकते हैं, यानी कि 3/4 आबादी अगर किसी देश की हंगर की शिकार हो जाए, यानी हंगरनेस की शिकार हो जाए, तो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टेट। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी देश के अंदर, कि आप जनता को रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। यस, आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं जब वो अगर प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं जेके बंसल जी, और दूसरी तरफ बहुत ये कहा जाए कि झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जिस रूप में हमने भाई उनका एक ही नैरेटिव है कि हमने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये किया वो किया, एक झूठा फेक नैरेटिव पूरी दुनिया में पेश करने की कोशिश होती है। ऐसी सरकार, ऐसी सेना, हम देखते हैं कि वहां पर एक तरह से सेना ही पूरी तरह से सर्वोपरि है। ऐसी सरकार, ऐसी सेना जो अपनी जनता को मूलभूत बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पाता और झूठा नैरेटिव पेश करने की कोशिश करता है, वो अपने आप में वैसे ही फेल साबित हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए ये एक फेल्ड स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए, जो बलूचिस्तान है 43% एरिया बनाता है पाकिस्तान का, और वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन वहाँ की जनता को कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए वो बागी होकर के उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। जनता मार्च से सड़क पर आ गई है, ख्वातीन आ गई हैं कि हम सेपरेट होना चाहते हैं, और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने शुरू कर दिया कि हम अलग जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो POK है, वहाँ सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, और उनको जो है बिजली ये देते नहीं है, तो वो भी आर्म उठा रहे हैं। सबसे बड़ी जो आफत है वो पाकिस्तान के ऊपर अभी ये आने वाली है कि पाकिस्तान POK में कुछ सब्सिडी देता है, और उसी वजह से पाकिस्तान POK के लोग इनके साथ थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो है IMF ने ये क्लियर कर दिया है कि आप किसी को सब्सिडी नहीं देंगे। अगर ये सब्सिडी नहीं देते हैं तो जो $1.29 बिलियन का लोन इनको मिलने वाला है पाकिस्तान उससे, IMF से, वो नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान का जो हालात बहुत खराब हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर करीब $130 बिलियन का कर्ज है। ये कहाँ से चुकाएगा? कुछ चाइना का है, कुछ वर्ल्ड बैंक का है, कुछ जो है इनका, भारत का भी है जी, भारत का भी है 300 करोड़ रुपए बकाया। नहीं, 300 नहीं है, अभी वो 25,000 करोड़ रुपया हो गया है अभी के टाइम से। 25,000 करोड़, हाँ जी, अभी अगर उसको 20-25, क्योंकि उसका जो इन्फ्लेशन, दो चीज दिखाएं आप, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन, ये 300 करोड़ तो उस 1947 के हैं, जो भारत को देने हैं इनको। लेकिन पाकिस्तान इतना, जो वहां पे ऐसे निकम्मे और इतने बेशर्म लोग हैं कि वो पैसा चुकाएंगे ही नहीं वो कभी भी, और ना ही उनका कोई ऐसा इंटेंशन है। उसके बावजूद भी 300 करोड़ के 55 करोड़ रुपए उस समय दिलवाए थे गांधी जी ने। अपने धरने पे बैठ गए थे कि भाई फास्टिंग पे कि भाई इनको दे दो, तब भी भारत ने इनको दिए। और उन सब के बावजूद भी जो 1947 के पार्टीशन के 10-15 दिन में के अंदर ही इन्होंने अटैक कर दिया, ये एक बिट्रेयल। तो इसी बात को तो है कि जो भारत इनको पैसा गया, जो भारत का पैसा इन्होंने रखा है, वो सारा 300 करोड़ जो उस समय का आया, तो वो सब टेररिस्ट पाले और
एक्टिविटी जो भारत के अगेंस्ट में की। अभी भी भारत आईएमएफ को ये बोलता है कि आप जो फंड दे रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, वो जो है पैसा जाता है टेररिस्ट के पास में, और ये भारत के खिलाफ होता है। तो ये जो सारा इनकी एक नीति है, वो बजाय अपने देश में कोई डेवलपमेंट कराने के या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के, या विदेशी कंपनियों को जो आकर्षित करने के लिए लगाएं, उसके लेकिन सर बजाय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन उसका हुआ क्या? लेकिन अली शाह का मैं रुक कर रही हूँ। अली शाह, यही बात मैं आपसे जानना चाह रही थी। पाकिस्तान से पत्रकार शुमाइला सिद्दीकी भी मेरे साथ में जुड़ चुकी है। शुमाइला, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन मेजर अली शाह, मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वही जो भाई 1947 के वक्त में 300 करोड़ रुपए दिया इन्फ्लेशन के साथ में, आज के वक्त में तो इसकी कीमत, जैसा बंसल जी बता रहे भाई, 25,000 करोड़ वो हो चुका है। मुझे लगता है कि वो तो चुकाने वाली अब कंडीशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात और चिंता की बात यही हो जाती है कि इतना पैसा आता है, आईएमएफ से इतनी बार पैसा मिला, अलग अलग मिलियंस में डॉलर्स में पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे मिला, कर्ज के नाम पे मिला, पानी के नाम पे मिला, लेकिन जो आम जनता है वो कहां पर है? ठीक है, जो नेता हैं वो तो अपने सेफ हेवन में, विदेशों में बड़ी बड़ी संपत्तियां तैयार कर लेते हैं। जो ठगा हुआ महसूस करता है पाकिस्तान का आम व्यक्ति। जी, आपने दुरुस्त बात करी है, और मेरे दो पैनलिस्ट जनरल बंसल साहब और निपुल आलम्बिया साहब ने बिल्कुल सटीक बात करी है। देखिए, पाकिस्तान जो है आईएमएफ ज्वाइन करता है 1950 के अंदर, क्योंकि जो फंड से जो इकोनॉमी नीचे गिर रही थी इनकी, तो इनको लगा कि भाई हमें कुछ इंश्योरेंस करनी चाहिए, एक सिक्योरिटी रखेंगे। इन्होंने आईएमएफ ज्वाइन कर दिया। आईएमएफ ज्वाइन करने के बाद इकोनॉमी गिर रही थी, उसके बावजूद गिरी, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए फिर इन्होंने कर्जा मांगा। आईएमएफ ने इसको कर्जा दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार से ऊपर दिया। मैं पूरी गिनती यहाँ पे मैडम बैठे हैं पाकिस्तान को इत्तेफाक रखेंगी, अगर उनको इनका इसके में इल्म हो तो। उसके बाद पाकिस्तान लौटा नहीं पाया कर्ज, डिफॉल्ट करता रहा। इसीलिए ही पिछले साल वहां पर 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक 10 लोग आईएमएफ के टीम मेंबर वहां पे स्वयं पाकिस्तान में आए, लेकिन 10 दिन के बावजूद भी कोई नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि है वो ऑनलाइन ज़ूम पे करने, तो मीटिंग करने, तो वो नहीं कर के टाइम। अली शाह, आप बहुत लॉजिकल काम की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि आज आपका नेटवर्क शायद साथ नहीं दे रहा है। मैं चाहती हूँ जरा इधर उधर घूम के एक बार नेटवर्क को जरा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। मैं तब तक शुमाइला का रुख कर लेती हूँ। शुमाइला, एक बार फिर से जिस रूप में बड़े लोन की बात हो रही है, अच्छी बात है, देश की तरक्की के लिए हर चीज की बहुत जरूरत है, लेकिन अभी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई आईएमएफ पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। कई रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इतना लोन तो जा रहा है, पाकिस्तान चुकाएगा कैसे? क्या पाकिस्तान के खर्चे बेलगाम हो गए हैं कि लोन पे लोन है? हुक्मरान, नेता और अधिकारियों के पास तो पहुंचता है पैसा, लेकिन आम जनता तक पहुंच नहीं पाता। शुमाइला, लेकिन है ना, बड़ी अच्छी बात है कि आप जो बात कर रही हैं, बड़ा इंटरटेनिंग क्वेश्चन है ये, और बड़ा ही मतलब मुझे हैरत हो रही है कि इंडिया जैसा मुल्क ये बात कर रहा है। या तो इंडिया में दूध की नहरें बह रही हों, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, वहाँ पे इन्फ्लेशन ना हो, वहाँ पे गुर्बत ना हो, वहाँ पे सबको नौकरियां मिल चुकी हुई हों, वहाँ पे बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हुई हों, वहाँ पे अगर इंडिया में आपकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर रही हो, बहुत ऊपर जा रही हो, तो समझ में आता है। ठीक है, आप हमसे इकोनॉमी में बेहतर है, मगर आप हमसे बहुत बड़ा मुल्क भी है। अगर आप बात करें ज्योग्राफिकल लिहाज से, तो बड़ा मुल्क है, चैलेंजेस ज्यादा होते हैं ना फिर तो। ये बड़े मुल्क के चैलेंजेस ज्यादा हैं, मगर बड़े मुल्क के हिसाब से भी आप में आपकी गुर्बत हमसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह सड़कों पे सोते हुए लोग सड़कों पे नहीं मर रहे, पाकिस्तान में लोग भूख से नहीं मर रहे, ऐसी कोई न्यूज मैंने नहीं देखी। मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ और एक बहुत छोटे से इलाके से बिलोंग करती हूँ, और इस्लामाबाद में रह रही हूँ और पूरे पाकिस्तान में घूमती हूँ। बात आ जाती है कर्जे की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईएमएफ के कर्जे को लेके इंडिया का परेशान होना तो मुझे समझ नहीं आता, इंडिया का टॉन्ट करना भी समझ में नहीं आता। ये टोटली
पाकिस्तान और IMF के बीच के आपस के ताल्लुकात या आपस की डिमांड्स या जो भी प्रोमिसेस हैं उनको लेके हो रहा है। इसमें इंडिया की तो इन्वॉल्वमेंट, वी आर नॉट आंसरेबल टू इंडिया, नाइदर इंडिया कैन आस्क अस फॉर अबाउट दिस। जहां तक रही बात कि जी इंडिया का हमने पैसे देना है, तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। पहली बात तो ये कि मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां पे इन चीजों को डिस्कस किया जाता है। ये तो प्रोपेगेंडा के लिए आपके चैनल्स यूज करते हैं आपकी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ। अगर ऐसी कोई चीज है तो पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में मौजूद है और भारत की एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है। ये टोटली फॉरेन ऑफिसेस के बीच में अगर कुछ है तो दिखाएं, प्रूफ करें। अगर आपको थोड़ा 47 में बैक पे जाते हैं तो आप देखें कि जो असासे हमें बताए गए थे, जो हमसे कमिटमेंट की गई थी पार्टीशन के टाइम पे, तो वो तो हमें नहीं मिले। हमें बहुत आइसोलेट किया गया और हमें कम से कम चीजें दी गई। और ये सोच के जवाहरलाल नेहरू रहे और जितने भी जमाने के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे कि उनके दिमाग में ये था कि पाकिस्तान को इतना कम हैसियत करके उनको अलग किया जाए ताकि वो खड़ा ना हो सके और वापस कहीं इंडिया के पास आ जाए कि दोबारा से मर जोश जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन जिसे कहते हैं ना कम असासों के साथ भी, कम इकोनॉमी के साथ भी, कम रिसोर्सेज के साथ भी पाकिस्तान ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि पाकिस्तान ने प्रूफ किया अपने आप को। जहां तक IMF की बात है वो इंडिया का चैप्टर नहीं है। हम अपनी इंटरनल मैटर्स की बात करें, हमारे पॉलिटिकल मैटर्स। मैं वन बाय वन जरूर इस बात को बताऊं। फिर मैं चाहूंगी कि मैं सिर्फ सवाल पूछूं, जवाब निपुण जी या फिर JK बंसल जी आपको दें। रही बात जहां तक भारत की तरफ से दिए गए कर्ज की, आपने कहा कि भाई अगर इस तरह का कहीं पर मेंशन है, पाकिस्तान को भारत ने बंटवारे के वक्त में 1947 में 300 करोड़ रुपए दिए थे। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। भारत का जो बजट दस्तावेज है उस समय का, सुनिए उस समय का, वो उसमें बाकायदा ये अभी भी मेंशन है, पाकिस्तान पर अभी भी भारत का 300 करोड़ रुपए बकाया। और आप चीजों में बहुत अच्छे से समझती हैं, इन्फ्लेशन और ये पूरी सारी चीजों को लेकर 78 सालों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे JK बंसल जी ने तो फिर भी थोड़ी रियायत दे दी। अगर एक्चुअल उसमें फॉर्म में चला जाए ना तो 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो जाता है। वेल, इससे भी इतर सुनिए, रही बात गुर्बत की तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट या यहाँ पर जिस तरह से, सुनिए ना, अरे जरा सुनिए, मैं अगर महंगाई की बात करूँ तो इस तरह की इतनी ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हैं। हमने देखा कि किस रूप में पॉवर्टी इंडेक्स है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में, अगर हम देखें तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स जो है, अगर उसकी बात की जाए 2021 के अकॉर्डिंग भी, तो भारत 5.3% पर था 22-23 के दौरान। पहले 27% था, उसके बाद में फिर कई लोग उससे बाहर निकले। पाकिस्तान 16.5% पर है। तो यहाँ पर भी वो एक बड़ा गैप नजर आता है। और ऐसी ही अगर मैं LMIC पॉवर्टी लाइन की बात करूं तो उसमें भी भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है मैडम। डिजिट्स का अंतर हो जाता है, पूरा डबल ट्रिपल डिजिट्स हो जाती है। निपुण आलम बाइन जी, शुबाइला कभी ऑडियो ऑफ करें। नैना, मैंने बात ही यहाँ से स्टार्ट की थी कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, कंपैरिजन बनता नहीं है। आप उसको कंपैरिजन कर रही हैं जो रकबे के हिसाब से भी बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा है। एक्चुअली शुरुआत आपने की ना, शुरुआत आपने की भारत का नाम लेकर। क्या है कि ये भारत का बड़ा मुल्क है तो भारत की आबादी भी बड़ी है, लीगल वे भारत की आबादी भी बड़ी है और ये इस प्रकार के पाकिस्तानी हैं। ये 23% आबादी इनकी अलग हुई थी और 38% लैंड इन्होंने लिया था। इनका बस चले तो ये लोग हमें खा जाएं, तब भी ये कहेंगे भारत ने हमें कम दिया। 23% आबादी 38% लैंड लेकर गई, ये जस्टिफाई है किसी तरीके से? कितनी बड़ी भूल हमसे हुई थी, कितनी बड़ी गलती हमसे हुई थी, इन जिहादियों को दे दिया और आज ये नमक हरामी करते हैं लोग। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारत में भुखमरी, 10% आबादी आज हमारी गरीबी रेखा से नीचे है और आपकी 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। आपको डाटा कुछ पता नहीं, भारत बड़ा मुल्क है तो बड़ी आबादी भी तो है हम लोग। और आपको पता है सोमालिया अगर आप लोग उतारेंगे, देखिए सिंपल सी बात देखिए, आपको पता है भारत की ग्रोथ रेट कितनी है? 8.2%। आपकी ग्रोथ रेट 2% भी नहीं है। आपकी अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी GDP काउंट करें तो आप कहीं भी नहीं टिकते हैं। हम अपने पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कहाँ पहुंचे, पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ पर हैं, हर सेक्टर में हम आगे हैं। आपके यहाँ पर कई कंट्री अपना क्या कर रहे हैं, एम्बेसी बंद कर दे रहे हैं। जिलेट जैसी कंपनी आपकी छोड़ के भाग रही है आपके यहाँ से, और आप कह रहे IMF का मैटर हम क्यों देखेंगे? अरे हमारे पड़ोसी हो,
हमारे पड़ोसी हो, तुम गुर्बत में जाओगे, गरीबी में जाओगे, भुखमरी में जाओगे, आतंकवादी बनोगे, दिक्कत तो हमें होगी। हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि आतंकवादियों को पालना है नहीं पालना है, कैसे आतंकवादियों को ठीक करना है। अरे गरीबी में 45% आबादी गरीब रेखा से नीचे है। अभी यूएनओ की रिपोर्ट आई है 74% आबादी तुम्हारी भुखमरी से मरने वाली है। तो समाज में चिंता हो रही है तुम्हारी, हमें चिंता हो रही है, कह रही है कि कोई दिक्कत ही नहीं है पाकिस्तान में, कहाँ रहती हो? हमारी चिंता जरूरत ही नहीं करने की, हम तो अपनी चिंता हमें जरूरत नहीं, हमारी चिंता आप क्यों मोदी करोगे? सरकार का जिक्र करिए शुमाइला। पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के भी कई हिस्सों में लोग अब की बार मोदी सरकार के कई नारा लगा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो 78 सालों में एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और यहाँ पर एक प्रधानमंत्री है जिनका कार्यकाल हर बार जनता चुनकर उनको एक्सटेंड कर देती है। जेके बंसल जी, अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि बार बार मोदी फोबिया यहाँ पर शुमाइला की उस पर साफ तौर से नजर आता है, और ग्रोथ रेट का ही नतीजा है ये। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, तीसरी बनने की कगार पर है, सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन के साथ में शुमाइला। जेके बंसल जी, देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोहतरमा सिद्दीकी जैसे पत्रकार जब अपना देश को आईना नहीं दिखाते और उनकी कमजोरियों को ढकने का प्रयास करते हैं तो वहाँ तरक्की कैसे हो सकती है। पत्रकार का काम ही यही होता है कि वो हकीकत को सामने लाए। जो कुछ पत्रकार हैं इनके जैसे वो आरजू काजमी हैं, एक जो है वो कमर चीमा है, तो वो सच्चाई कहते हैं। और जहाँ तक रही भारत की बात, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हमको मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान की जनता इस बात को कहती है। और जो जिस प्रकार से पाकिस्तान का हाल खराब है, मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे कंट्री की है, उसको होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि भारत की जो कुछ भारत का, तो आप अपने आप को देखिए, ये कहाँ कंपेयर कर सकते हैं? भारत के साथ तो कहीं भी नहीं टिकते, किसी भी स्थिति में नहीं टिकते। चाहे आप पॉलिटिकली ले लीजिए, मिलिट्री ले लीजिए, इकोनॉमिकली ले लीजिए, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक चीज में ऊंचा है, टेररिस्ट पैदा करने में और टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने में पूरे वर्ल्ड को, उसके लिए तो नंबर 1 है पाकिस्तान। बाकी तो जो है ना, किसी भी चीज में वो भारत के समक्ष नहीं खड़ा होता। और इतना जो है, और पॉपुलेशन और साइज की कोई बात नहीं होती। छोटे छोटे कंट्री हैं, जैसे जैसे जापान है, जो इजराइल है, उनकी इकोनॉमी देखिए, छोटे कंट्री की बात क्या होती है बात। और जैसा कहा निपुण साहब ने कि 38% इन्होंने हमसे जो है एरिया ले लिया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान मिलाकर के, काफी इनको एरिया होने के बाद भी। तो बात एरिया की नहीं है, इनकी पॉलिसी है। इन्हीं के साथ में जब भारत ने जो है बांग्लादेश को लिबरेट कराया तो उनकी इकोनॉमी इनसे अच्छी हो गई, वो बढ़ने लगे। इनको वो सहन नहीं हुई आवाम, वहां पे भी इन्होंने जो है अफरा तफरी मचा दी। पाकिस्तान ने जाके जो उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनको भी अपनी तरह से गरीब बनाना चाह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। तो उनको भी साथ में लेकर डूब रहे हैं, वहां भी टेररिस्ट फैला रहे हैं, भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो इनकी कोई सोच ही, एक जिसकी सोच में ये गड़बड़ हो और सिर्फ टेररिज्म ही आए, टेररिस्ट के अलावा कुछ सोच ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में कभी कोई कल्याण पाकिस्तान का नहीं हो सकता। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर वो अच्छा सोचेंगे वही ठीक रहेगा, तभी सद्भावना से इनके देश की तरक्की होगी। नहीं तो इनके देश की तरक्की ऐसी स्थिति में नहीं हो सकती जिस तरह के इनके विचार हैं या पाकिस्तान की जो नीति है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा शुमाइला, आप पूरी दुनिया घूमती हैं, आप दुनिया के अलग अलग देशों में, इलाकों में जानती हैं। भारत तो छोड़ दीजिए, चलिए भारत तो है ही आपकी आंखों का तारा, सबसे ज़्यादा प्रिय। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, बस आप मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं अलीशा का एक बार रुक कर लेती हूँ जल्दी से। बस आप मुझे बता दीजिए, आप दुनिया के इतने मुल्क घूमती हैं, उसमें और पाकिस्तान की महंगाई के स्तर में कोई अंतर नजर आता है क्या? गुर्बत में आप कहाँ पर पाती हैं पाकिस्तान को? देखिए नैना, मुल्कों पे अच्छे और बुरे वक्त आते हैं। हमारे ऊपर भी कुछ टाइम के लिए बुरा वक्त आया। इकॉनमी हमारी बेहतर जा रही। मैं डायरेक्टर हूँ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की, मेरे सामने फिगर्स होते हैं और फिगर्स झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। मुझे वो चीजें पता होती है कि कहाँ पे अभी हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है। जब स्टेबिलिटी आती है तो मुल्क में डेफिनेटली जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो चीजें खराब होंगी, जिसको शायद आप क्रिटिसाइज करते हैं और जिसको हम समझते हैं कि ठीक है, हर मुल्क में अप एंड डाउन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होते हैं।
वहाँ हमें भी चैलेंजेस ये मुझे बहुत हमारे अच्छा लगा। challenges आपकी में हमें ये आपकी पॉजिटिव अप्रोच है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है। मुझे ये अच्छा लगा कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, कभी ना कभी तो सही। अलीशा, मेजर अलीशा, यही बात मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। देखिए, अच्छी बात है, शुमाइला पॉजिटिव है कि भाई कभी ना कभी अच्छे दिन जरूर आएंगे। गुर्बत के दिन सभी के होते हैं, मुस्लिम भरे वक्त सभी के होते हैं। पाकिस्तान का 78 साल हो गया, कर्ज पे कर्जा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबका कर्जा विद इंटरेस्ट चुकाया जाएगा और सब कुछ बहुत शानदार होगा। बिल्कुल, इससे वो गया था है ना, तो हो रहे हैं लेकिन अभी मुझे लग रहा है अलीशा, आज ये जो है ना, ये इस टॉपिक को लेकर शायद नेटवर्क भी नहीं चाहता कि आप एक्सपोज करें, क्योंकि नेटवर्क का इतना इशू बार बार हो रहा है। शायद नेटवर्क भी नहीं चाह रहा कि आप एक्सपोज करें, पोल खोलें और सारी चीज़ों को एक एक करके बताएं। हो सकता है मौसम भी खराब है, हम बखूबी जानते हैं। मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराती हूँ, आपका नेटवर्क का कनेक्शन इशू है। अगर हो तो हम ऑडियो पर हम ले सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर एक बार वो भी चेक करवाते हैं। लेकिन जेके बंसल जी, इसी बात को लेकर यही सवाल जो है यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शुमाइला कह रही भाई अच्छे दिन जरूर आएंगे। आने वाले वक्त में क्या पॉलिसी चेंज, पॉलिसी मेकर्स की इंटेंशन से आपको ऐसा नजर आता है कि अच्छे दिन आएंगे? शुमाइला जो दावा करती हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिसी और जो इस तरह हालात हैं, वो कभी अच्छे दिन आएंगे नहीं जब तक कहीं स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। अभी इन्होंने इमरान खान को तो जेल के अंदर में बंद किया हुआ है, जिसकी पॉपुलरिटी है। इमरान खान को जनता चाहती है, तो अगर वो आके जनता का राज हो और पाकिस्तान की फौज जो है वो सिर्फ फौजी काम करे, दखलंदाजी ना दें, तो शायद कुछ ठीक हो सकता है। अब जहां तक इनकी बात ये रही कि इनके जो सऊदी अरबियन है 56,000 जो गरीब, जो इनके भिखारी थे, उनको एक्सपोर्ट किया है, उनको जबरदस्ती यहाँ पे एक्स्ट्रा भारत भेजा है। इसी प्रकार से जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ा दूसरे देशों का, तो जो बाहर भिखारी जाते थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसमें करीब 60,000 लोग ऐसे हैं जिनको बाहर जाने से रोका गया, क्योंकि वो बाहर जाके भीख मांगते हैं, वो वहाँ क्राइम करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति इनकी होती है, अभी देखिए भारत जो है, भारत भेजता है अपने टेक्निक, जो हमारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट जाते हैं, वो उस तरह से पैसा बाहर से आता है। इनके लोग भिखारी जाकर के भीख मांग करके वहाँ क्राइम करते हैं और पैसा भेजते हैं, थोड़ा बहुत जो भी आता है। तो जब इनकी सोच जो है, जब तक ये अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जब तक जो है अपने देश में जो एक ट्रू वहाँ पे जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, जो एक चुनी हुई सरकार नहीं आएगी, अगर ये मिलिट्री रही तो मिलिट्री कभी कर ही नहीं सकती। मतलब जो है डेवलपमेंट, वो तो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो अपना काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर वो मुसलमान लड़की डॉक्टर महफूज जी, नहीं है, तो आप और हम क्या बात कर रहे हैं? जब तो इनको ये देखना पड़ेगा कि अपने देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट लाएं, सिविल गवर्नमेंट, चुनी हुई गवर्नमेंट लाएं, और ये सारी जनता को देखना पड़ेगा। और उसमें पत्रकार का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। जो पत्रकार हैं उनको समझाना चाहिए कि जो हमारा आर्मी है, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यही हमारे देश को अपने को रिलेवेंट रखने के लिए हमारे देश को बर्बाद कर रही है। तो ये आर्मी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। और जो वहां पे जब तक कंट्रोल और राज जो है वो सिविलियन का नहीं होगा, आप देखिए कोई, जैसे आपने कहा कि वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि सब जो है प्यादे हैं आर्मी के। बताइए, जो मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर लिया, सीडीएस डिक्लेयर कर लिया, और 2026-36 तक का अपना इंतजाम कर लिया, और वो बहुत शानदारी से उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बिना किसी ब्लडलेस कूप के उनको नचाते हैं अपनी उंगली पर। और शहबाज शरीफ और जरदारी जो हैं, उनके जो हैं, उनकी जो है डुगडुगी हैं, वो क्या बोलेंगे, उनकी कठपुतली है। वो जिस दिन तक बात मान रहे हैं, मान रहे नहीं मानेंगे तो उनका भी तख्ता पलट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का कभी सुधार हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अपनी इकोनॉमी को। लेकिन एक बात तो आप ये बखूबी जरूर मानती होंगी, क्योंकि ठीक है आपको भारतीय मीडिया की खबरों से आपको तकलीफ है, लेकिन ब्रिटिश अखबार की बात हो, दुनिया के अलग अलग हमने इंटरनेशनल मीडिया में देखा, उन्होंने यहाँ तक कहा, भी IMF की तरफ से ही, अगर मैं जवाबदेही की बात करूँ, आपने कहा क्योंकि जवाबदेही नहीं है, उनकी तरफ से एक बड़ा एनालिसिस, एक रिपोर्ट पेश की गई थी। निपुण जी भी इस बात को जरूर आगे और एक्सप्लोर करके अच्छे तरीके से बताएंगे। उसमें ये बाकायदा कहा गया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, और इस बात को आप भी मानती होंगी, और ऐसे तमाम, क्योंकि आपके यहाँ बड़े नेताओं के, अधिकारियों की बड़ी फहरिस्त है, और भ्रष्टाचार की ही वजह से अभी स्थितियां ऐसी हैं कि 78 साल में एक भी PM अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पे टेन्योर का बड़ा इशू है, और फिर उस पर चिंता जाहिर की गई कि एक बार फिर वहां पे
पैसा जिस रूप में दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि जिस रूप में पैसा दिया गया, आखिर उसका यूटिलाइजेशन किस रूप में होगा, ये मॉनिटर कौन करेगा? आसिम मुनीर, जो उन्होंने खुद को अपनी एक तरह से शील्ड में पूरी तरह से कवर कर लिया है, आखिर कौन मॉनिटर करेगा कि उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होता है? के बाद आपको जो हमारी आर्मी से, आसिम मुनीर से जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, वो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं रियलाइज कर सकती हूँ। अरे शुमाइला, ये तो मैं आपको दूसरी मीडिया की बात कर रही हूँ, मुझे पता था मैं जैसी बात को करूंगी आपको एंटी इंडिया सिंड्रोम से आपको एक ना एक रिएक्शन आ जाएगा आपका। दुनिया ने देखी, इंटरनेशनल मीडिया पे वो भी चली है, ऐसी बात नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पे वो भी चला है। जब ट्रम्प ने खड़े होकर के माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ही इज नॉट हियर बट ही इज माय फेवरेट, वो भी चला है। इसको आप मानने को तैयार नहीं है। आप तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि आपके 6 तैयारी गिरे। आप तो कहा है भाई, वीडियोस तो सामने, हम तो कह रहे कहा है पूरी दुनिया के सामने, और वो भी जानते हैं कि अभी, और ये पूरी दुनिया जानती है, डोनाल्ड ट्रंप का अगर किसी को अगर वो गले लगाते हैं, अगर आप में ताकत है तो आप रेजिस्ट कर जाएंगे, वरना वो खून चूस लेते हैं, ये भी हम सभी बखूबी जानते हैं। वो तो हिंदुस्तान जैसा देश है जो अपनी शर्तों पे चलता है, तो वो रेजिस्ट कर गया और वो उसके चंगुल में नहीं आया, वो दबाव में नहीं आया। वैसे मेरे साथ में पाकिस्तान से एक और जर्नलिस्ट मोहसिन रजा भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन निपुण जी कुछ बात कह रहे थे, कुछ रिएक्शन दे रहे थे। अभी सोमालिया ने कहा कि मुनीर की बात को, कि मुनीर को गले लगाया। मुझे समझ में नहीं आता ये इनका देश चला कौन रहा है, आर्मी चला रही है या पॉलिटिकल लीडरशिप चला रही है? शहबाज शरीफ, पीएम शहबाज शरीफ है, मुनीर है। और सोचो, दूसरे देश का प्रेसिडेंट कह रहा है कहाँ है मेरा फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल। इस पे खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कमाल की बात देखिए, मानसिक लेवल कहाँ पर है। और दूसरी बात, उसी अमेरिका ने क्या कहा है कि हमस भेजो, गाजा भेजो फोर्सेस को। पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि क्यों भेजना है वहां पर, किससे लड़ने के लिए, हमस से लड़ने के लिए। उसी इजराइल के लिए तो इजराइल मना कर रहा है कि मत भेजो, ये जाएंगे तो और बदतमीजी करेंगे, वहां पे और ज्यादा आतंकवादी पैदा करेंगे, हमस को खड़ा कर देंगे लोग। हमस को रोकने के लिए अमेरिका भेजना चाह रहा है, ये लोग उसके लिए कर रहे हैं। चलिए, कुल मिला के ये बात है। दूसरा, मुझे एक बात को हंसी आ रही थी पैसे को लेकर, ये नहीं पता। भ्रष्टाचार की स्थिति तो ये है नैना जी कि चीन ने सी पैक दिया, इनको सी पैक में पैसा लगाया। सी पैक में पैसा लगाने के बाद चीन का कहना ये था कि हमने जितने पैसे की कॉस्टिंग लगाई थी उससे ज्यादा खर्च हो गया। उसका कारण क्या है? पाकिस्तान में भ्रष्टाचार है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है? चीन के अंदर भ्रष्टाचार है, पाकिस्तान के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। उसका सेकंड फेज अब तक स्टार्ट नहीं हो पाया इनके यहाँ पर, क्योंकि चीन ने कहा कि अपने करप्शन को दुरुस्त करो, तब हम सेकंड फेज आपके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये स्थिति इनकी है। और तो छोड़ो आप, मतलब चीन जिसको ये बोलते हैं सदाबहार दोस्ती, हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी, हिंद से गहरी, वो तक इनमें विश्वास नहीं करता है। तो ये जो बात बोलते हैं, अभी देखिएगा क्या स्थिति बनेगी कि ये गाजा में फिर फोर्सेस भेजेंगे और गाजा में उससे लड़ेंगे जिसको ये सपोर्ट करते हैं, हमस को, जिसका समर्थन करते हैं, इजराइल के फेवर में लड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान, अब मुनीर को आप सोचिए, किसी देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के होते हुए वहां का अमेरिका का प्रेसिडेंट इनके सेना प्रमुख की तारीफ कर रहा है, हद होती है। यानी कि डेमोक्रेसी नहीं है। यही तो एक सबसे बड़ी बात हो जाती है सर, बार बार यही बात हो जाती है कि क्या ये साइलेंट कूप का एक हिस्सा है, और बार बार इसमें अगर खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है मोहसिन रजा जी जो क्योंकि बड़ी सेंसिबल तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से बात को रखते हैं। मोहसिन जी, बार बार अमेरिका की दुहाई दी जाती है कि अमेरिका ने गले लगाया, अमेरिका ने तारीफ की। अमेरिका, आप बखूबी जानते हैं, आपने अपने पत्रकारिता के इतने लंबे अनुभव में देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका यूं ही किसी से ना प्रेम बढ़ाता है, यूं ही किसी ना बैर रखता है। उसे पता है कि उसको कब तक किसका इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये, अगर हम बात करते हैं एक और कर्जे की, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस कर्जे का इस्तेमाल किस रूप में होता है, यही बार बार अब सवाल पूछा जा रहा है। एक और बार 2025 जाते जाते पाकिस्तान को ये एक बड़ी राहत दे रहा है कि भाई एक और लोन मिल रहा है, लेकिन इस्तेमाल किस रूप में होगा? क्या यहाँ की जनता महंगाई से जो त्रस्त हो रही है, क्या उससे राहत मिलेगी? क्या देखिए, पाकिस्तान में बाकायदा आईनी इदारे मौजूद हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक पब्लिक अफेयर्स कमेटी है जो तमाम ऐसे अखराजात की जांच पड़ताल करती है।
पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जों को किस तरह खर्च होते हैं और कहाँ खर्च होते हैं और ठीक खर्च होते हैं या नहीं खर्च होते हैं, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका जायजा लेती है और बाकायदा उसमें सरकारी अफसरों की सर्जरिश भी की जाती है। तो लिहाजा आपको इस चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक असद मुनीर का ताल्लुक है, उनके ताल्लुकात अमेरिका से भी हैं। नहीं आप नहीं देखेंगे नहीं, मैं बताती हूँ। चिंता दरअसल मोहसिन रजा जी इस बात को लेकर है कि भारत का भी बकाया है पाकिस्तान पर 1947 के वक्त का 300 करोड़ रुपए। हालांकि इंटरेस्ट अगर इन्फ्लेशन के साथ में देखा जाए तो 25, 30, 50 हजार करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो ये अब लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे वो बात तो हम वो भी छोड़ चुके हैं। हमने तो कई बार माफ किया, हो सकता है कर्ज भी माफ कर देंगे। 78 सालों में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी बड़ी तस्वीरें आती है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बिजली, पानी, हेल्थ, खाना, दाल, चावल, आटा, गेहूं, ये इतना हाई है, वहां पर आम जनता तक पहुंच नहीं पाता। कुछ जो नेता हैं वो अपनी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी विदेशों में बनाए रहते हैं, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे होते हैं, और यही तो अब बड़े रिपोर्ट सामने आती हैं कि इतना भ्रष्टाचार। ये बात आपकी ठीक है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो करप्ट है और वो खाइन है, और उनकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है महंगाई की दलदल में पिसते हैं। लेकिन ये नेता जो यहाँ पे है, ये जनूबी एशिया का मसला है। ऐसे ही नेता इंडिया में भी हैं, ऐसे ही नेता बांग्लादेश में भी है और दूसरे मुल्कों में भी है। इसलिए ये मसला तो ऐसा है जिससे आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके नेता जो है सारे नहीं। लेकिन मोहसिन जी, मैं ये एक बात जरूर दुरुस्त कर दूं कि भारत में भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए बाकायदा अधिनियम है, बाकायदा उसको लेकर पॉलिसीज हैं, लोकपाल बिल तक है, और बाकायदा इस चीज को लेकर स्पष्ट किया जाता है जो भ्रष्टाचार होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर अली शाह को मेरी आवाज पहुंच रही है, अली शाह अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ आज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरनेट जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। शुमाइला बार बार इस बीच को लेकर, इस मेरे सवाल को लेकर जरूर नाराजगी जता रही है कि भाई मैंने पाकिस्तान के नेताओं को या अधिकारियों को भ्रष्ट क्यों कह दिया, महंगाई या पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा क्यों है। दो मुल्क मुझे लगता नहीं कि आज अलीशा नेटवर्क आपको और मुझे या इंडिया डेली के माध्यम से जनता तक आवाज़ आपकी पहुंचाने देगा। आपकी आवाज़ एक बार फिर से नेटवर्क का इशू है, मुझे लग रहा है कि आप शायद कवरेज से बाहर हैं थोड़ा। मैं दोबारा कनेक्ट कराऊंगी, लेकिन तब तक मैं जल्दी से एक बार जेके बंसल जी का रुख कर लेती हूँ। और शुमाइला भी कुछ कह रही थी, पहले शुमाइला का 30 सेकंड का रिएक्शन, फिर जेके बंसल जी का रुख कर रही हूँ। शुमाइला जी। नैना, सबसे पहली बात तो पहले डिसाइड करें आपने शो किस पे किया। आपने शो किया इस बात पे कि पाकिस्तान ने भारत के पैसे देने हैं, तो उसका एक तरीकेकार है और लीगल वे ये है कि आप मुझे पहले तो दस्तावेज दिखाएं, और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि आप मुझे बोलेंगी और मैं कहूंगी हाँ जी प्राइम मिनिस्टर साहब जाइए जाके पैसे दे दीजिए। तो देयर शुड बी अ वे, लीगल वे, और लीगल वे है कि वहां फॉरेन ऑफिस मौजूद है, फॉरेन ऑफिस ही कनेक्ट करे पाकिस्तान की एम्बेसी से, और प्रॉपर जो भी तरीकेकार लीगल है वो अपनाया जाए। ये चैनल पे आके बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, प्रोपेगेंडा करना, आपका नैरेटिव का जरूर हो सकता है। जो प्रॉपर वे होता है, डिप्लोमेटिक वे, उसके उस चैनल के थ्रू ही बातचीत होती है, और आप और हम भी बखूबी जानते हैं बगैर उस डिप्लोमेटिक वे के कभी कोई चर्चा सामने भी नहीं आती। जेके बंसल जी, लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाह रही हूँ, क्या ऐसा कुछ संभव है कि बगैर डिप्लोमेटिक कनेक्शन के ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आ जाए, और क्या कनेक्शन नहीं किया गया होगा? टू के बजट्स में क्लियर कट दिया हुआ है कि 300 करोड़ रुपया बकाया है, वो बिल्कुल 300 करोड़ की राशि को रखा हुआ है अभी बुक में। हालांकि जैसा मैंने कहा ये बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है, और डिप्लोमेटिक जिसको पैसा देना है वो तो खुद दे दे, उसमें ऐसी कौन सी बात है। डिप्लोमेटिक तो किराया जो हम माफ करते हैं वो हमारी बात है, हो सकता है भारत माफ भी कर देगा अगर ये ऑफर करेंगे, लेकिन करना चाहिए, इनकी नियत ही नहीं है। दूसरा, जो बार बार कहा जाता है कि जनरल मुनीर को क्यों पसंद करते हैं, जनरल मुनीर को जो
इनका जो काम करते रहते हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जो हम जो अमेरिका के लिए 30 साल तक डर्टी काम करते रहे टेररिज्म का, तो इस बात को खुद कबूला था। तो इस तरह के जो एक्शन या काम करते हैं ये पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए, तो इसलिए वो प्यारे उनके बन जाते हैं। वो तो उनके ताबेदार हैं कि जी आप जो मेरे आला जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। तो इस बात में उसमें इतनी खुशी होने की क्या बात है? ये कह रहे हैं कि जी उनको तो जो है अमेरिका भी मुनीर साहब को सीधे सीधे बुलाते हैं या ये करते हैं, वो सबके प्यारे हैं। जो कोई किसी का काम करेगा और किसी को यूज करेगा तो उसका प्यारा बन ही जाता है। प्यारे तो जो है किसी के ऑफिस में कोई इस तरह के जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी वो भी प्यारे बन जाते हैं जो हुक्म बजाता है किसी का। तो इस तरह से हुक्म बजाने से कोई ये बात नहीं बन जाती कि वो बहुत पॉपुलर हैं या कोई बहुत अपने देश में पॉपुलर होने चाहिए। उनको अपने देश में जो है फौज को संभालना चाहिए। बाहर के मामले जो है वो देश मंत्रालय देखे। और मुझे लग रहा है कि सर उस वे में कनेक्ट किया भी गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। वेल आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, वक्त इतना ही था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को ये जरूर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को जब एक बार फिर से 2025 जाते जाते नया राहत पैकेज दे रहा है, नया लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक की बात हो, IMF की बात हो, लेकिन सवाल बार बार इन लोन के बाद में बार बार यही खड़े होते हैं कि भ्रष्टाचार पाकिस्तान कैसे खत्म करेगा और एक और नया लोन चुकाएगा कैसे, और आखिर इस लोन का क्या आम जनता को कोई फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर महंगाई पूरी तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।